बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, इकनॉमिक्स है, सोशल है, एजुकेशन है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50s में बेसिकली इसका आगाज़ हुआ था। हार्डवेयर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई, जनरेशन्स आई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर उसके बाद डेस्कटॉप जब आ गया तो डेस्कटॉप में भी डिफरेंट जनरेशन्स आई। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप के इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ हुए। फिर जब हम मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो पहले प्रिंट मीडिया था, जैसे कि पाकिस्तान में जंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, फिर डिजिटल मीडिया आ गया। फिर डिजिटल मीडिया में अर्निंग के प्रोसेसेस चेंज हो गए। पिछले 5 साल में ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया की बूम, अभी मैं ये नहीं कहूँगा फुल बूम पे है, अभी भी इनिशियल स्टेज पे है। और लोगों के लिए अर्निंग की नए नए ज़राए निकलना शुरू हो गया। फ्रॉड भी इसमें आया, जिसमें साइबर क्राइम्स का भी रोल आता है, जिसमें FIA ने साइबर क्राइम विंग बनाया हुआ है। अब पाकिस्तान में इस रेफरेंस से क्या हो रहा है, फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो पाकिस्तान 4th नंबर पे है। रिसेंटली जो डिजिटल स्किल, ग्लोबल डिजिटल स्किल रिपोर्ट आई, उसमें हम लास्ट 10 पे हैं। मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तो हम 4th नंबर पे हैं, दूसरी में हम लास्ट 10 पे हैं। दोनों का आपस में किस तरह मैचिंग हो सकती है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, या इंटरनेशनल ग्लोबल जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसमें इश्यूज हैं। आज हम खास तौर पे इसी पे बात करेंगे कि स्किल्स कौन कौन सी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग का रोल इस वक्त यूथ में कैसा जा रहा है। हम अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं, मैसम अली नकवी साहब और सैयद अली रजा नकवी साहब। दोनों यूथ को भी प्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों ट्रेनर भी हैं। तो मैसम अली, आप डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है दिन ब दिन। वक्त के साथ साथ देखें तो जो लोग कोविड के बाद बूम सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया। जितने बिजनेसमैन थे कोविड के अंदर, जैसे आपने देखा कि शटर डाउन थे हर एक के, और बिजनेस को ग्रोथ चाहिए थी, और उसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हुई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मार्केटिंग ही जरिया है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। और डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड करी 3 चीज़ों के ऊपर। एक है, फर्स्ट वन इज मार्केटिंग, फिर कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। जिसमें आपने देखा कि काफ़ी साल से टेक्नोलॉजी चल रही है, काफ़ी सालों से टेक्नोलॉजी चल रही है। पहले रेडियो, फिर उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर कलर टीवी आया, फिर LCD आ गई, फिर कंप्यूटर, फिर उसके बाद लैपटॉप। अब देखिए, मार्केटिंग पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और उस ही फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा। और हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका क्या ग्रोथ हो, बिजनेस ग्रो। अच्छा, मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो 70 to 80 का जो एरा था वो मार्केटिंग में स्पेशल एरा कहलाता है। उस वक्त मार्केटिंग एट द टॉप थी। अमेरिका में जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट था वो हाईली पेड था, और लेमोजीन कार और 7 स्टार होटल में उसका स्टे, और उस पर काफ़ी मूवीज भी बनी जी। फिर और दरमियान में टेक्नोलॉजीज आ गई, टेक्नोलॉजीज ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया, तो वो चेंज आती गई। लेकिन मार्केटिंग अपनी जगह मौजूद है, ये नहीं कि ऑब्सलीट होगी। तो हमने वही बात की ना कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और कम्युनिकेशन हमारी वही रहेगी। मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है कि पहले हम अवेयरनेस दें, फिर उसके बाद जब हम अच्छे से अवेयरनेस नहीं देंगे तो प्रोडक्ट की इंटरेस्ट, क्लाइंट का इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह कि मैं पानी की बोतल की बात करता हूँ, मैंने कहा कि ये पानी की बोतल है, ठीक है, इसमें पहाड़ों का पानी है। अब पहले मैंने कहा कि भाई पानी ले लो, किसी ने पानी नहीं लिया। ठीक है, जब मैंने इसमें कहा कि पहाड़ों का पानी है, बोतल और पानी वही था, मगर मैंने क्या किया, उसके अंदर
लोगों का इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप किया। बिल्कुल। पहले मैंने उसको अवेयरनेस की कि भाई इसमें पहाड़ों का पानी है, हम्म, पहाड़ों के पानी पीने से आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा आएगा, प्रोटीन्स जो उसके बिल्कुल। मादनियाँ आते हैं वो ज्यादा हैं दूसरे पानी की निस्बत। अब मैंने अवेयरनेस दी। जब मैं मार्केटिंग के अंदर आपको अवेयरनेस ही नहीं दूंगा तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो डिजायर नहीं होगा, बिल्कुल। और जब डिजायर आ जाएगा तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो मार्केटिंग एडा मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है, जब तक हम उसकी क्लियर अच्छे तरीके से अवेयरनेस नहीं देंगे तब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अच्छा, आपने जो बात की ना डिजायर वांट, तो मैं पढ़ाते वक्त इसको कहता हूँ एक है आपकी बेसिक नीड, जी, जैसे खाना और पीना आपकी बेसिक नीड है। बेसिक कुछ भी आपको मिले आपने खाना ही है। ऐसे ही है, उसके बाद जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो वांट आ जाती है। ऐसे ही है, अब आप चाहते हैं कि जी पानी जो है ना आपको बड़ा स्पेशल किस्म का मिले, ऐसे ही है। ठीक। तो अब आपके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए उस तरह की मार्केटिंग की जाएगी कि आपका उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होगा। यस। अच्छा, ब्राउजिंग, क्योंकि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर भी हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, तो ब्राउजिंग जब आप कर रहे होते हैं, आप जिन जिन फील्ड्स में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह है, आपका इंटरेस्ट एरिया देखा जाता है और उसके रेलेवेंट आपकी एड्स दिखाई जाती एड है। आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जनरल पब्लिक के लिए क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हम अपनी वेबसाइट को ज्यादा विजिबल करें, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको रैंक करवाएं, बिल्कुल। और हमारे पास क्या है, ज्यादा ट्रैफिक आए। जब जब ज्यादा ट्रैफिक आएगी, फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे, कुछ लोग उस प्रोडक्ट को देखेंगे या सर्विस बाय करेंगे। अच्छा, जो ट्रैफिक की आपने बात की तो दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगी हमारे पास, वो सर एसईओ से आएगी। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो हमें इनऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हमें एड स्पेंड करना पड़ेगा। और उससे बेहतर ये है कि भाई हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव ऑन हो। और ऑर्गेनिक के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कम पैसे में ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है, और ज्यादा विजिबल हो जाते हैं इसमें। जी अली रजा साहब, डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि आपका खास एरिया है जी तो सर्च इंजन से हम डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। डिजिटल मार्केटिंग बड़े आसान लफ्ज़ों में कि हर कोई इसे समझ ले, ऐसी मार्केटिंग जो आप इंटरनेट के थ्रू करें, बिल्कुल ठीक, डिजिटल मीडियम्स के थ्रू डिजिटल करें। मीडिया बेसिकली। क्योंकि आज के दौर में इंसान के पास रोटी घर है या नहीं है, लेकिन एक गैजेट ज़रूर है बिल्कुल, जिस पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया एक्टिव यूजर्स दुनिया में वर्ल्ड वाइड डेली 4 बिलियन अक्रॉस हैं। बिल्कुल सही कहा, 8 बिलियन के करीब आबादी है, 50% डेली सोशल मीडिया यूजर्स हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या कहा कि मार्केटिंग ऐसी जो इंटरनेट के थ्रू हो जाए, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे रिजल्ट मिले, हर बंदा चाहता है मुझे ग्रोथ मिले, हर बंदा चाहता है मैं पैसा कमाऊं, सिंपल। तो पहले मार्केटिंग आपको पता है वो कैसी होती थी, बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अखबारों के जरिए, उससे पहले जाएं आप, प्रिंट मीडिया वो सारा कुछ था, लेकिन अब उससे रिप्लेस कर लिया इफेक्टिव मार्केटिंग ने, जिसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि अब लोग इश्तेहारों पे पैसे खर्च करना अच्छा नहीं समझते। वही इश्तेहार पे जब आप अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगाना पड़ता है। क्योंकि टीवी के 1 मिनट की एड की कीमत और मैं आपके डिजिटल मीडिया की 10 साल की बराबर है। क्योंकि लोग इतना बजट नहीं लगा सकते, उन्हें फायदा ही नहीं होता। जैसे आप इसकी मिसाल ले लें, मैं एक प्रोडक्ट की सेल कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट है सिर्फ बच्चों के लिए, लेकिन मैं उसे दिखा रहा हूँ टारगेट मार्केट, लेकिन मैं उसे दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को, बिल्कुल, या बच्चों को, या सिर्फ और पेरेंट्स को, तो वो तो रेलिवेंट नहीं ना। तो मुझे किसको दिखाना है? सिर्फ वो बच्चों को। तो मैं फिर बच्चों का एरिया टारगेट करूंगा कि बच्चे होते कहाँ पे, किस जगह पे। एग्जैक्टली, गेम्स हो गई, या कह लें कार्टून नेटवर्क हो गया, यूट्यूब किड हो गया। अगर मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ फीमेल्स को कोई ऐसी प्रोडक्ट, अब मैं वो मर्दों से रेलिवेंट है ही नहीं, तो मुझे फिर वुमेन्स का एरिया टारगेट करना पड़ेगा। तो हाँ, अब जब आप बिलबोर्ड्स मार्केटिंग को देखें, अब हर बंदा गुजरता है, हर बंदे ने क्या करना होता है, इस चीज को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन हर बंदा एक्शन नहीं लेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको टारगेट ऑडियंस मिलती है, कम पैसों में अच्छा बजट, अच्छी ऑडियंस आपको मिल जाती है, जिससे आपके डिजायर एक्शंस पूरे हो जाते हैं।
सो दिस इज और उसमें जो हम पहले बात कर रहे जी। थे बेसिकली कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं कि आप कोई भी आपके इंटरेस्ट के एरिया सर्फिंग कर रहे हैं तो उसी से रेलेवेंट ऐड आना शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली लड़कियां अगर कपड़ों की सर्फिंग कर रही हैं तो उनसे रेलेवेंट उनको एड्स होंगे, क्योंकि गैजेट ने आपको पूरा बांध लिया। इनफैक्ट हम दूसरों के बगैर रह लेंगे, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि उसने हमें इस तरह से डिजाइन कर लिया। उसे पता है आपको कब क्या देखना है। लाइक कि हमारी अगर आप नेचर देखें, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम एक रील फनी देख लें, अगली हमें वैसे दिखाता है। बिल्कुल सही। हम एक चीज को लाइक कर लें, दूसरी में वैसे आती है। हमारे मूड्स के वो हमारा एक ऑनर भी और एक गुलाम भी है। तो वो हमारी जी वो अलादीन का चिराग, वो हमें अच्छी चीजें भी गाइड करता है और बुरी भी, हमारे अपने ऊपर होता है कि हम किस तरह उसे लेके चलें। वही आपके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। और गैजेट की जो आपने बात की, तो मैंने ये देखा है कि गधा गाड़ी वाला गधा भी चला रहा है और एक हाथ में गैजेट स्मार्टफोन है। जी बिल्कुल, ये नहीं कि आम गैजेट है। और वो बड़ा इजीली मैंने ऐसे मैं पब्लिक ट्रैवल बड़ा करता हूँ, लोकल ट्रैवल बड़ा करता हूँ, तो मैंने एक चीज देखी, लोग स्पीडो में बैठे होते हैं, बात करने नहीं आती और एक उंगली से रील्स देखी जा रहे हैं इतनी ऊंची आवाज में, लेकिन वो सबको चला रहे हैं। वो अपना टाइम भी एक किसी भी जगह एंटरटेनमेंट के मौजू पे लगा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लोग इसे एंटरटेनमेंट के मौजू पे लेते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटर वो इसे थोड़ा सा अर्निंग के पर्सपेक्टिव से लेता है। वो कहता है कि यार एंटरटेनमेंट भी उसके लिए यूज कर वो वो कहता है कि यार मैंने एंटरटेनमेंट के लिए यूज तो करना है, लेकिन इससे मैंने कमाना भी है। बाकी लोग कंज्यूमर हो जाते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, कंटेंट क्रिएटिंग की जब बात आपने की है, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है वो कंटेंट का हो रहा है। एग्जैक्टली। ठीक, हम इन अदर टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं कि डिजिटल क्लर्क बना दिया। डिजिटल क्लर्क। तो पाकिस्तान में ज्यादा काम डिजिटल क्लर्क का है। ठीक है। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लोग कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए 35 साल हो गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ उसमें आगे चेंजेस आते रहे, एक्सपर्ट सिस्टम्स आ गए हैं, मुख्तलिफ उसमें चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान 2000 में वापस आया था, तो कराची में लियारी एक्सप्रेस वे को डिज़ाइन हमने इसी बेस पे किया था। उसका इशू ये था कि उस बेल्ट में क्रिमिनल्स थे। अच्छा। तो जब तक सिविल वाले सर्वे नहीं करते वो डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो सर्वे उसका हो नहीं रहा था क्योंकि क्रिमिनल थे, वो होने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा कि सैटेलाइट इमेज लेते हैं और उसके ऊपर सारा इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हमने उसका पूरा एक सैटेलाइट इमेज लेके उसके ऊपर सारा डिज़ाइन करके और देन उसका वर्चुअल सारा दिखाया, फ्लाई थ्रू, वॉक थ्रू। उस वक्त 2001 की बात है। ठीक। तो जब हमने चेयरमैन NHA को प्रेजेंट किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद वो अभी तक वैसे लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हो पाया उसी टर्मिनोलॉजी की वजह से। लेकिन डिजिटल मीडिया का एडवांटेज तो हुआ। डिजिटल मीडिया ने तो मैं कह रहा हूँ, तो अब तो ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी की बात हो रही है। 93 में फ्रांस में मैंने वर्चुअल रियलिटी पढ़ी थी और पाकिस्तान में मैं फर्स्ट था 2001 में कराची में मैंने वर्चुअल रियलिटी पढ़ाई थी। ठीक हो गया, ठीक हो। तो वर्चुअल रियलिटी से तो ऑगमेंटेड, अब मैं 4 साल पहले की बात करता हूँ कि 4 साल पहले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैं ये टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे सेमिनार देता था। तो उस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी की हमने खुद एक ऐप बनाई हुई थी और वो ऐप से लोगों को वही अलादीन के चिराग वाला साहब कि आप पे कौन सा ड्रेस सूट करेगा, कौन सा टाई, आपका हेयर कट किस तरह का आपको सूट करेगा, आपके सन ग्लासेस किस तरह के सूट करेंगे, आपकी अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो किस तरह की दाढ़ी होगी तो वो सूट करेगी। तो ये हमने खुद बनाई हुई थी, लेकिन स्नैपचैट ने आके हमारी उस एफर्ट को खत्म कर दिया उसने। तो मैं कह रहा हूँ एक फिल्टर की मदद से आपका नक्शा बदल दिया। तो हमारी जो मार्केटिंग थी वो खत्म हो गई। लेकिन ऑटोमेटिकली उसमें फिर फर्दर चीजें आती हैं। जी बिल्कुल। तो उस स्नैपचैट को भी मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली। वो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है बेसिकली। अब तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्योंकि ट्रेनर है, पढ़ाते हैं, तो आप क्या देखते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस तरफ है? स्टूडेंट का इंटरेस्ट नए गैजेट्स, नए सॉफ्टवेयर्स की तरफ तो है,
लेकिन वो देखता है कि यार मेरा एंटरटेनमेंट फैक्टर कहाँ पे पूरा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब यूज करते हैं, उन्हें इंस्टा फेसबुक से कोई लेना देना नहीं। और बड़े लोग हैं जो इंस्टा यूज करते हैं, उन्हें फेसबुक का नामो निशान नहीं पता। मैं पढ़ाता था फीमेल्स को, तो फीमेल्स कहती थी सर मैं फेसबुक नहीं बना सकती। मैं कहा क्यों? यारी पापा ने इजाजत ही नहीं दी थी। तो वो उनके मुताबिक क्या था कि फेसबुक बड़ा हार्म प्रोसेस है। लेकिन मैं एक जब इस पढ़ाने की फील्ड में आया तो मैंने देखा फेसबुक तो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, वो बिजनेस को ग्रोथ भी देता है और आपकी टारगेट ऑडियंस निकालता है। तो आपका फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस पे डेवलप हो रहा है। जैसे वही बात है, आज से आप 4-5 साल पहले या 10 साल पहले जाएं तो आप जब बच्चे को पूछते थे कि क्या पढ़ना है, वो कहता था मेरा रुझान बायो की तरफ है। तो ये प्लेटफॉर्म्स, हर प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग का क्राइटेरिया देता है। तो इसमें आपका मेंटालिटी लेवल देखना बड़ा जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है। जैसे मैं हूं तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है। सर हैं ये वेबसाइट्स के किंग हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट ये बड़ी लेवल की करते हैं, तो इनका रुझान उस तरफ ज्यादा है। तो अब जो भी बंदा है उसका इंटरेस्ट लेवल देखना पड़ेगा, वो किन चीजों को आगे लेके जा सकता है। हाँ, हर प्लेटफॉर्म की अलग साइकी है। वो कहता है कि सर मुझे इंस्टा में ग्रोथ चाहिए या इंस्टा में ज्यादा यूज करता हूँ, तो हम उसे उसके लिहाज से ट्रेनिंग वगैरह डिजाइन करके उसे बताते हैं कि यार यूं ऑप्टिमाइज होगा, ये अर्निंग वेज है, यूं कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज अ सिनेरियो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में आता है, किस प्लेटफॉर्म में आता है, आप उसे आगे लेके चलें और दिस इज गुड फॉर यू। जब हम शुरू से की बात करते हैं 90s की, विंडो 3.1 आया, फिर विंडो 95 आया, फिर उसके बाद ईमेल कॉमन होना शुरू हो गया। उससे पहले ईमेल कॉमन नहीं थी। मैं जब फ्रांस में पढ़ता था तो फ्रांस में उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 टर्मिनल थे जो ईमेल के लिए यूज़ होते थे, और वो वाया सैटेलाइट। तो मेरे क्योंकि बाकी दोस्त मुख्तलिफ कंट्रीज़ में थे तो मैं सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता था। उस वक्त ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ईमेल भी आगे आएगी, लेकिन विंडो 95 ने आके ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी और ईमेल जो है वो कॉमन होनी शुरू। याहू ने सबसे ज़्यादा उस वक्त मार्केट में, फिर हॉटमेल, फिर बाद में गूगल आ गया और फिर गूगल ने बाकी सबको पीछे उड़ा दिया। अब याहू और हॉटमेल उतना यूज़ ही नहीं होते। याहू ने उस वक्त डिफरेंट ऑप्शंस, ब्रीफकेस की का ऑप्शन दी थी, हॉटमेल ने अपनी ऑप्शन दी थी। तो सर्च इंजन तो थे, लेकिन गूगल ने आके वो सर्च इंजन का फार्मूला ही चेंज कर दिया। तो लास्ट 10 ईयर्स को अगर हम सामने रखते हैं, आप क्योंकि टीचिंग में हैं, पढ़ाते भी हैं, तो लास्ट 10 ईयर्स को आप किस तरह इसमें एनालाइज करते हैं? सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स हैं वो डिफरेंट सर्च इंजन हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो विजिटर हैं वो गूगल के पास हैं, क्योंकि उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म को बढ़ाता गया, जैसे यूट्यूब, गूगल मैप, उसने अपने ऑडियंस को और ग्रैब किया ताकि मोर डाटा ले सके लोगों का, मोर इंटरेस्ट देख सके। उसका जो गूगल का एल्गोरिथम है वो बेस ही पीपीसी पे कर रहा है, ठीक है, उधर से वार्निंग कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट लोग उधर से कमा भी रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा जो सर्च इंजन सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे हैं लोग वो गूगल है। फिर जैसा हर एक, जैसा चाइना का है, चाइना के अंदर भी गूगल बहुत कम यूज हो रहा है, मगर उनका अपना बेदू अपना सर्च इंजन है। फिर रशिया के अंदर योंडेक्स है, और सबसे ज्यादा जो सर्च इंजन यूज किया जा रहा है वो गूगल ही है। अब देखिए, हम सर्च इंजन क्या है कि आपका डाटा लेता है, सर्वर के अंदर रख लेता है, जो भी आप क्यूरी सर्च करते हैं उससे रेलिवेंट आपको रिजल्ट शो करवाता है। और हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के परफेक्ट अच्छे से अच्छा दिखाया जाए वेबसाइट को, उसमें अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट। अगर हम वेबसाइट के अंदर क्वालिटी कंटेंट ऐड ही नहीं करेंगे, लोग आएंगे देखेंगे नहीं उसको, तो हम अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि सर्च इंजन में हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जितना हम अच्छे से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, हम उतने ही विजिबल होंगे और उतनी ही ट्रैफिक हमारी साइट के ऊपर आएगी। अच्छा, वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स है। ऐसी है, शुरू में जब वेबसाइट्स बननी शुरू हुई थी तो HTML यूज होता था जी, फिर और चीजें आती, CSS आए उसके बाद, बिल्कुल, तो PHP आया, PHP ने बहुत मार्केट गेन की, फिर और चीजें आ गई। तो इसको हम अगर देखते हैं तो स्टैटिक और डायनामिक के पॉइंट ऐसे ही है। स्टैटिक जो वेबसाइट है उसमें यह है कि आपको जो काम है हर पेज के लिए डिफरेंट करना पड़ेगा। उसमें स्टैटिक में बहुत ज़्यादा टाइम आपका
लग जाता है काम करते हुए, मगर डायनेमिक में होता है कि आपने उसको कमांड दी कि भाई ये काम दूसरे पेजेस पे भी हो जाए, तो वो काम दूसरे पेजेस पे भी हो जाता है और उससे हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। तो इस वजह से लोग अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायनेमिक साइट को, ताकि उसमें उनका टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम हो और वो जल्दी ग्रोथ कर सके। पाकिस्तान में ये भी इशू आया था इनिशियली कि जब मैं 2000 से ऑनवर्ड ही बात करूंगा, जब कॉमन होना शुरू हुआ, बल्कि 2006 के बाद ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लोगों का बिल्ड हुआ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेबसाइट होनी चाहिए। लेकिन अब उस वक्त उनको ये नहीं नॉलेज था कि उसका एक्चुअल यूज़ क्या है। अब वो क्या करते थे कि आईटी का एक जो है ना बंदा हायर कर लेते थे जिसके ज़िम्मे वो। तो मैं उस वक्त भी मुख्तलिफ कंसल्टेंसी देता था, तो मैं कहता था आपको आईटी का बंदा हायर करने की नहीं ज़रूरत है, आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है। बेसिकली आप एक वेबसाइट बनवा लें और जस्ट यूज़ करें। आईटी के बंदे को आप सैलरी देते रहेंगे तो आईटी के बंदे को मैं ये कहता था कि तुम एक पे डिपेंडेंट ना रहो, तुम 10 कंपनीज को ऑनबोर्ड करो। वेरी गुड। तो उसकी अपनी भी मार्केटिंग थी। फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर को भी मैंने बड़ी कोशिश की और पहले 5 साल में कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर बाद में उनको समझ आ गई और फिर उन्होंने उसमें ग्रो काफ़ी किया। अब टेक्सटाइल सेक्टर का टोटल फार्मूला ही चेंज हो गया। लेकिन फिर भी जो है ये सर्च इंजन जो है इसका रोल सबसे ज़्यादा आता है। देखिए, लोग ये समझते हैं कि हमने वेबसाइट बना ली और हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। वेबसाइट बनाने के बाद जब तक आप उसको ऑप्टिमाइज ना करेंगे तब तक वेबसाइट आपकी सर्च इंजन के अंदर विजिबल ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, जब हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो वेबसाइट विजिबल होगी, फिर ट्रैफिक आएगी। लोग समझते हैं कि विजिबिलिटी को पहले क्लियर करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल के मुराद के हम उसको अच्छे तरीके से उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज किया, कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया, फिर सर्च इंजन की जो आम बंदे के लिए, हाँ जी, आम बंदे के लिए नहीं है, टेक्निकल पे अभी ना जाए, आम बंदे को कैसे पता चलेगा? आम बंदे को हम इस तरह कहते हैं कि उसने वेबसाइट बना ली, ठीक है, उसको गूगल में अपनी साइट को इंडेक्स करवाना पड़ेगा, ताकि जब तक वो इंडेक्स नहीं करवाएगा तो सर्च इंजन में शो ही नहीं होगी आपकी साइट। जब सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होगी तो ट्रैफिक ही नहीं आएगी। या तो आप सबको ये कहें मेरा साइट का यूआरएल याद रख लो, वो यूआरएल याद करेगा, आप किसी को याद ही नहीं करवा सकते अपनी वेबसाइट का यूआरएल। तो अब उससे ज्यादा कुछ लोग सर्च करते हैं कीवर्ड। कोई भी आपका शूज की शॉप थी, ठीक है, आपके ब्रांड का नाम था। अच्छा, आपने वर्ड यूआरएल यूज की है जी। आम पब्लिक को तो नहीं पता यूआरएल क्या होता है। जी जी, यूआरएल क्या होता है? एक लिंक होता है जो हम सर्च इंजन के ऊपर जो आ रहा होता है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं हम, ऊपर लिंक होता है, कोई भी लिंक होता है, ठीक है, उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। और को जब हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और साइट के ऊपर पहुंच जाते हैं। यूआरएल में और www में क्या फर्क है? अब देखें क्लास, इसके अंदर www जो है वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, और यूआरएल के अंदर अगर वर्ल्ड वाइड वेब तक सेस होगी हमारी उसी के अंदर, उसी की वजह से हमारी सेस ही www, और सेम चीज है, ये डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है। www के बाद वर्ल्ड वाइड वेब है यूआरएल जो है, कि हम कहीं से भी उसको लिंक को सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो www वर्ल्ड वाइड वेब है उसको अगर आपने लोकेट करना है तो वो यूआरएल के थ्रू लोकेशन उसकी इजीली आप लोकेट कर सकते हैं। अब एक कॉमन जब सर्फिंग शुरू करता है तो उसके सामने कौन सी वेबसाइट आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, यहाँ आपका रोल आता है। जी, ऐसे ही है। कोई भी आपने क्यूरी, आपका कोई भी ब्रांड था, xyz.com आपका ब्रांड है, उसके ऊपर आप शूज सेल कर रहे हैं। अब क्लाइंट को तो नहीं पता आप शूज सेल कर रहे हैं, तो हम जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है कि इस XYZ की इस साइट के ऊपर हमने विजिटर्स को लेकर आना है, तो हम इनके डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। कोई कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कोई भी क्यूरी जो हम गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पर जाके सर्च करते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब कीवर्ड जिसे हम सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल शूज है, अब लोग सर्च करते हैं बाय शूज ऑनलाइन। अब हमारी वेबसाइट है xyz.com, अब हमने इस कीवर्ड को रैंक करवाना है। जब हम इस कीवर्ड को रैंक करवा लेंगे और अब हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है xyz.com, तो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लोग फर्स्ट पोजीशन गूगल के ऊपर जो भी कोई चीज सर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लिक करें और डायरेक्ट उधर से जाके अपने काम को ड्राइव कर लें।
अगर हम लोग फर्स्ट पेज पे आ रहा है, सेकंड हाँ, पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो सबसे ज्यादा करता है। हाँ वो डिपेंड करता है, मगर फर्स्ट पेज पे आएगी वेबसाइट और फर्स्ट 3 पोजीशन में आएगी तो विजिटर्स आपके पास ज्यादा आएंगे। और अगर सेकंड पेज पे आएगा, थर्ड पे आएगा तो विजिटर्स होंगे ही नहीं, बहुत कम आएंगे, ठीक है, ना होने के बराबर ही है। तो इसी तरह आप अपने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। जब आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं तो हर डिफरेंट कीवर्ड्स की एक वॉल्यूम है। अच्छा, कीवर्ड्स की एग्जांपल हम स्पेसिफिक लेंगे जी, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे हम बात करें। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद वापस आके हम इस पे दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप मौजूद रहिएगा। नशा न परेशानियां खत्म करता है, न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बात लाइल्मी, जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने, पीने, लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें। वेलकम बैक। जी मेसम साहब, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? कोई भी क्यूरी जो हम किसी भी सर्च इंजन पर जाकर सर्च करते हैं, ठीक है, वो हमारे कीवर्ड है। अगर गूगल की सर्च बार है, किसी भी सर्च इंजन है, उसकी सर्च बार होगी, वो सर्च इंजन बनेगा। एक एग्जांपल कीवर्ड की देखें कीवर्ड ताकि लोगों क्या को है? पता आप चले। जाते हैं गूगल पे जाके लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, जैसे आजकल मैंगो का सीजन, हाँ मैंगो चल रहा है, ठीक है, बाय मैंगो ऑनलाइन। तो ये क्या है? आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। आप लिखते हैं व्हाट इज मैंगो, मुझे नहीं पता क्या मैंगो क्या है, तो ये क्या हुआ? आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन फर्दर आप लिख देते हैं चौसा मैंगो, हाँ जी, चौसा मैंगो है, वो चौसा मैंगो सामने आ जाएगा। कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेरी आप सर्च करते हैं, सर्च बार पे जाके लिखते हैं कि भाई सिंदरी लिखेंगे, हाँ जी, तो आप लिखेंगे लंगड़ा लिखेंगे तो लंगड़ा आ जाएगा। तो वो जो भी वर्ड आप कोई भी सर्च करेंगे उसे हम सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं, कोई भी वर्ड, तो उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। कि आपकी इंटरेस्ट का जो वर्ड है वो हाँ वो लिख लें, ठीक है, आप लिख लें लव, लिख लें आप जो भी लिख लें, तो वो आपका ये होगा कीवर्ड। और हर कीवर्ड की स्पेसिफिक एक वॉल्यूम है, ठीक है। वो वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक कीवर्ड मंथ के अंदर कितनी दफा सर्च किया जाए, फिर हम उस कीवर्ड को पिक करते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर उस तरह का कंटेंट ऑप्टिमाइज करवाते हैं। और जब हम उस तरह का कंटेंट ऑप्टिमाइज करवाते हैं, एक कीवर्ड का वॉल्यूम था बाय मैंगो ऑनलाइन, इसको लोग मैंगो के सीजन में ही सर्च करेंगे, ठीक है। सीजनैलिटी कीवर्ड भी है ना इसके अंदर, ठीक है। अब लोग इसको सीजनैलिटी कीवर्ड, हाँ जी, किन्नू के सीजन में सर्च करेंगे, मैंगो है तो मैंगो के सीजन में है, तो हाँ जी, तो हम इसका सर्च देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। हमने सर्च वॉल्यूम देखा कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 1000, तो इसका मतलब हमारे पास 1000 विजिटर आ सकते हैं अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए इसी कीवर्ड के ऊपर। तो फिर हम वॉल्यूम देखते हैं कीवर्ड का, ठीक है, उसके फिर हम अपना उस कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छे तरीके से कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले किसी जमाने में हॉटमेल, याहू जब थे तो बर्थडे विशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भी लिए एक कार्ड की एक अलग से वेबसाइट होती थी, उसको साथ आप लिंक कर देते थे याहू को। अब आपने जो आपकी फ्रेंड सर्कल था उनकी बर्थडे उसमें ऐड कर देते थे, तो आपको फ्यू डेज 3-4 डेज पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता था और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उस तरह के कार्ड्स आपके सामने आ जाते थे। आप उसमें से कार्ड सेलेक्ट करते थे, भेज देते थे। पहले तो फिजिकल होता था, आप बुक स्टोर पे जाके सर्च करते थे, हाँ जी। फिर आपके पास ये डिजिटल ऑप्शन आ गया, डिजिटल कार्ड आपने भेजना शुरू कर दिया। आजकल एक और ऑप्शन आ गया, व्हाट्सएप जी। अब जो मार्केटिंग है उसमें भी व्हाट्सएप आ गया। अभी तक हम फेसबुक, गूगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू है। अब मैंगो का सीजन है तो मैंगो ग्रुप है।
मैंगो ग्रुप, वो लोग उसी के अंदर, उस ग्रुप के अंदर लोगों को, डिफरेंट लोगों को ऐड करते हैं, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर, ग्रुप से बड़ी एक पर्ट्स है, बिजनेस ने एक कम्युनिटी बना दी है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को एक कम्युनिटी में ऐड करें, ठीक है, और उसके अंदर ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स के एडमिन बन के उसमें कम्युनिटी को बनाते हैं, जैसी कम्युनिटी बना लेते हैं, डिफरेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ 1000 लोग आप उसमें ऐड कर लीजिए, मर्जी आप उसमें कर लें ऐड। जैसे आप लोगों को ऐड करते हैं उसके अंदर, और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, आप मार्केट कर रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। तो आप डिफरेंट जितने भी लोग हैं उसके अंदर, आप उन सबको कह रहे हैं कि भाई मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या ये प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दो चीजें हैं बिकने के लिए, या तो सर्विस है या तो प्रोडक्ट है। तो वो चीजें जो उनसे आपकी सर्विस है, अगर सर्विस आप प्रमोट करें उसकी कम्युनिटी के अंदर, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट प्रमोट करें उसके अंदर। अब एक और चीज आ गई, स्टेटस जी। स्टेटस से भी, स्टेटस भी मार्केटिंग के लिए, स्टेटस भी मार्केटिंग के लिए, ओब्वियसली स्टेटस भी मार्केटिंग के लिए यूज हो गया। फिर उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं कि हमने भाई सिलेक्टेड इन ही लोगों को मार्केट करना है, ताकि वो कुछ लोग होते हैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, सिलेक्टिव कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। काफी सारे मैसेज आते हैं, मोबाइल काफी हैंग होना शुरू हो जाता है, तो वो टाइम कहते हैं कि पूरा टाइम भी वेस्ट होता है, ग्रुप ऑन करते हैं तो काफी ज्यादा मैसेजेस आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर उसके लिए उन लोगों के लिए वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, स्पेसिफिक उन लोगों के ही जाए। जी अली रजा साहब जी, हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए हुए हैं जो कि आपका एक्सपर्ट एरिया है। पहले तो स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करते हैं? स्टूडेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एज अ स्टूडेंट आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें और करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये मैं आपको एक थ्योरी से समझाना चाहूँगा। क्योंकि 1937 में एक बुक लॉन्च हुई, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। उसने क्या किया, ये किताब के पीछे अपनी 50, 60, 70 साल की रिसर्च की पब्लिश करने के लिए। उसने उस दौर में एंड्रयू कार्नेगी एक बंदा था, जैसे आज के दौर में बिल गेट्स हम जानते हैं, आज के दौर में एलोन मस्क है, उस दौर का अगर बिल गेट्स के तो एंड्रयू कार्नेगी था। वो अमेरिका का टॉप स्टील प्रोवाइडर था, रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि यार मेरी कामयाबी सिर्फ मेरे तक रह जाएगी, मुझे मेरे पास, क्योंकि काफी लोग हैं, जैसे बिल गेट्स है उसका ताल्लुक मस्क, एलोन मस्क से भी होगा, मार्क जकरबर्ग, सारों से होगा, कामयाब लोगों से होगा। तो उसने कहा कि यार मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, तो मैं एक बंदा हायर करता हूँ जो मेरे से कामयाबी के प्रिंसिपल्स उठाए, बिल्कुल, और वो दूसरों को बताना स्टार्ट करे, ठीक है। इसने नेपोलियन हिल को चुना। इसने कहा नेपोलियन हिल, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूँ, मुझे तुम में स्पार्क नजर आया, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अच्छा, नेपोलियन हिल समझदार था, वो कहता है मुझे स्मार्ट में आप बंदे से मिलने का मौका मिला, कह रहा है मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतनी पावर है, मैं तुम्हें हिस्ट्री के 700 कामयाब लोगों को खत लिख के दूंगा, तुम जिसका चाहो इंटरव्यू कर लो, और उससे क्या पूछना है तुमने, तुम कामयाब कैसे हुए और ईच एंड एवरीथिंग। नेपोलियन हिल कहता डील डन। कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, कहता मुझे चाहिए भी नहीं, कह रहा आप मुझे खत दे दें, मैं अपना काम करना स्टार्ट करूंगा। तो जनाबे आला वो जब हिट हुआ, किताब वायरल हुई, दुनिया की सबसे, मैं कह रहा हूँ जो बिकने वाली किताब है एज अ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो थिंक एंड ग्रो रिच है। तो उसमें उसने एक चीज मेंशन की कि बिजनेस जो होता है ना वो वक्त की जरूरत में होता है। जैसे आज से 100 साल पहले बिजनेस किसमें था? स्टील में। बिल्कुल, लोगों ने स्टील में अभी भी काम, स्टील में बहुत, अभी बहुत है, लेकिन पहले स्टील से आप इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे। अब आज के दौर में अगर आप स्टील से कंपेयर करें, ले मैनेजा, तो आज के दौर में स्टील डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल, जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखता है, करता है, तो जनाबे आला वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, उसके रास्ते निकल आते हैं। आपने इतनी स्टोरी सुनी होंगी, एक बंदा है जो 50 साल में बेसिकली तेल ने स्टील को रिप्लेस कर दिया, तेल ने कर दिया, ठीक है। और अब तेल को जो है वो आईटी ने कर दिया। अब क्योंकि इंडिया की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। बिल्कुल हकीकत है। तो यहां पर क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग ने इन्हें क्यों रिप्लेस किया, उसके बड़े फैक्टर्स हैं। अब एज अ स्टूडेंट हम डिग्रीज के पीछे भागते हैं, जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो करनी चाहिए जिसमें आपको आगे फ्यूचर नजर आए। मैंने एमफिल वालों का इंटरव्यू लिया हुआ है, उन्हें उसके बाद फूड पांडा नजर आता है, सर मैं 30,000 रुपया यहाँ से कमा लूंगा। उन्हें अपनी स्किल को वेस्ट करना आता है। तो इसका क्या हल है कि आप वक्त की जरूरत को समझें कि यार मार्केट डिमांड क्या कर रही है।
आपको पता लगेगा कि यार हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, सबको आता है, तो हम इससे रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं, तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। अच्छा, आपने फूड पांडा की एग्जांपल दी। 4 साल पहले फूड पांडा एग्जिस्ट करता था? नहीं सर। तो ये जो चेंज आई वो कैसे आई? अब आप फूड पांडा की एग्जांपल लें, उसने भी क्या फील किया, वक्त की जरूरत को समझा। उसने क्या कहा, लोग जाते हैं, कोविड आया, कोविड से पहले बिल्कुल लोग बाहर ही नहीं निकलते। उसने कहा भाई लोग बाहर ही नहीं निकलते, वो कहते हैं हाय कोरोना ना हो जाए। तो उसने क्या किया, फूड पांडा लॉन्च किया। उसने कहा घर बैठे डिलीवरी आएगी। उसने कोरोना भी घर भेज दिया। उसने कहा आपने फिक्र नहीं करनी, आपको SOPs के साथ बड़ा VIP जिस भी रेस्टोरेंट पे आप क्लिक करेंगे उसका खाना मिल जाएगा। अब लोगों ने अपना टाइम बचाया, ठीक है, लोगों ने कहा यार अच्छा। बेसिकली होम डिलीवरी सबसे ज्यादा पॉपुलर कोरोना के दरमियान, पॉपुलर एग्जैक्टली, जिसमें फूड नंबर 1 था, देन अदर्स, फिर ग्रोसरीज आई। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वक्त की जरूरत फतेह ने इसको बड़ा कैश करवाया। फतेह मैं कह रहा हूँ सर, आप सबसे ज्यादा उसकी, आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप उबर ग्रीन की मिसाल ले लें। बिल्कुल, कोविड ने उसके रुझान ज्यादा दे दी। बिल्कुल, लोग अब लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम भी है। जी, एक एयरलिफ्ट थी, नंबर 1 स्टार्टअप था। ग्रोसरीज की तरफ तो बाद में आया, पहले तो वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था। एग्री नंबर 1 था, लेकिन कोविड की वजह से वो बंद हुआ। अब अच्छा, इसका भी एक फैक्टर है, मैं ऑडियंस को बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना चाहूंगा। पहला तो मैंने आपको बताया कि काइंडली फॉर गॉड सेक एज अ स्टूडेंट्स आप वक्त की जरूरत को समझे, कहीं ना जाएं। आप वक्त की जरूरत समझेंगे ना, आपको पता लगेगा कि यार लोग कैसे चेंज हो रहे हैं। दूसरी चीज मैं एक और मिसाल यहाँ पर दूंगा, नोकिया। बिल्कुल सर, नोकिया आज से 10-12 साल पहले नंबर 1 ब्रांड था। उससे भी पहले चले जाएं तो कोडेक एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो अब जैसे यंगस्टर्स हैं, उन्हें तो कोडेक का नाम ही नहीं सुना होगा, तो नोकिया को हर कोई वाकिफ। मुझे आज भी याद है, हम अपने स्टूडेंट दौर में फोटोग्राफी करते थे तो कोडेक की फिल्में यूज करते थे। मैं एज अ जब बिगनर था, हमारे पास फोन नहीं होता था, तो मेरी ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, चची के पास फोन था। अब ना क्रिकेट का बहुत दीवाना था मैं, तो मैंने ना उसके अंदर पैकेज लगाया होता था क्रिकेट का, वो रात को लाइट चली जाना तो उसमें स्कोर आता था। तो नोकिया ने मेरी जिंदगी बनाई हुई थी जब लाइट नहीं होती थी। ठीक है, नोकिया ने क्या किया जनाबे आला, उस दौरान बड़ा पीक पे बिजनेस जनरेट किया, सारी जुबान पे नोकिया होता था। लेकिन नोकिया ने सिर्फ एक काम किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने ईगो में आके अपडेशन खत्म कर दी। उसने वक्त के साथ अपडेट होना चेंज नहीं किया। मैं इसको पढ़ाते वक्त, मार्केटिंग जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इसको कहता हूं कि आपने स्कैनिंग करनी होती है अपने कंपेटिटर्स। एग्जैक्टली, व्हाट कंपेटिटर्स आर डूइंग, यही बड़ी, और उनसे पहले आपको एक्ट करना है। अगर आपने उनसे पहले एक्ट, फर्स्ट मूवर नहीं हुए तो यू विल बी आउट, आप खत्म हो जाएंगे, आपका नामो निशान खत्म। अब नोकिया आज से 10 साल पहले ऐसा था, सैमसंग ने उसको आउट कर दिया, सैमसंग ने उसे ऐसा रिप्लेस किया। अब सैमसंग भी चला गया सर। बिल्कुल, अब तो सैमसंग, आप पैनल डलवाने जाए, सैमसंग बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन दूसरे फोन ने उसे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने वक्त की जरूरत को समझा। तो अगर आप डिजिटल फील्ड में रहना चाहते हैं या अपना नाम बनाना चाहते हैं, अगर आप सर अपडेट नहीं ना करेंगे अपने आप को, तो जनाबे आला आप भी फिर फर्स्ट मूवर से लास्ट मूवर हो जाएंगे। इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो पानी आप देखें, एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक नॉलेज गेन कर लिया। अच्छा, सर ने कहा कि आप नॉलेज गेन करें, आप एक स्टॉप ना करें अपने नॉलेज को, गेन करते रहे। अब जिस तरह एक पानी किसी भी हौजी में पड़ा रहेगा तो उस पानी से क्या आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर उस पानी को हम जारी पानी करते रहे, थोड़ा सा और डाल दिया, पानी खराब होगा? पानी खराब नहीं होगा। इसी तरह आप किसी भी स्किल में जा रहे हैं, आपको वक्त के साथ साथ अपनी न्यू स्किल्स को और ऐड करना है, अपने आप को और पॉलिश करना है। ये नहीं कि भाई मुझे ये आ गया, इससे आगे कोई चीज ही नहीं है। नहीं, जिस तरह पानी है, देखिए पानी एक जगह पड़ा रहेगा तो उसमें क्या पैदा होने लग जाएगी, स्मेल। और जैसे ही अगर उसके अंदर थोड़ा सा और पानी आ गया, उसमें पानी स्मेल पैदा ही नहीं होगी। तो आप किसी भी स्किल में जा रहे हैं, आपको अपने वक्त के साथ साथ अपडेशन करनी है। अगर आप वक्त के साथ अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, स्टैटिक नहीं डायनामिक रहना। हाँ जी, डायनामिक रहना पड़ेगा। तो अगर आप बात की थी वही आपके अपने साथ भी है। तो अगर आप वक्त के साथ जरूरत को नहीं समझेंगे आगे क्या आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे लिए पुरानी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर है, मैं रेडियो रिपेयर करके पैसे कमाना चाहता हूँ, तो अब रेडियो वाला तो काम चला गया, अब तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला पैसे कमाएगा। तो क्यों, अगर वो रिपेयरिंग तो वही है, काम स्किल वही है, रिपेयरिंग करना।
अगर वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेगा करेंगे तो वो उधर ही स्टक रह जाएगा। वो आज वो दुकान तो खोलेगा, कहेगा या अल्लाह पाक बिजनेस दे दे, बिजनेस दे दे, मगर बिजनेस नहीं होगा उसका, क्योंकि वो गलत टाइम के ऊपर गलत स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहा है। चाइना ने रिपेयरिंग को भी खत्म कर दिया था। हाँ। अब डिस्पोजेबल। सर इसमें अपडेशन के साथ साथ अब आपको हर फील्ड में अपडेशन चाहिए होती है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ऑफलाइन बिजनेस का, वो कहते हैं या बारी ताला मैं सुबह सूरह यासीन भी पढ़ी थी हैं, तो मैं 100 रुपया सदका भी कटे है, तो फिर रात तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। और अल्लाह पाक ने कहा है कि भाई वक्त की जरूरत को समझें। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने कहा था इन्ना मालो मालो बिन्निय्यात, बिल्कुल, कि आपकी अगर नीयत ठीक नहीं थी तो आप जितनी मर्जी यासीन पढ़ते रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह पाक कुरान में 700 दफा अपने बंदों को कह रहा है कि भाई मेरी तखलीक पे गौर करो, दुनिया पे गौर करो, चल क्या रही है। अब देखिए डिजिटल फील्ड में लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग बच्चे खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। कुरान में आ रहा है मेरी तखलीक पे गौर करो, वक्त की जरूरियात पे गौर करो, आपको पता लगेगा कि यार ये जो काम हो रहा है ये वक्त की जरूरत है। क्लियर हो गया? जैसे बाप सफर पहले अगर आप करते होंगे तो टांगे, उससे पहले घोड़े थे, लोग एक सफर ट्रैवल करने में 2-2 दिन 4-4 दिन महीने लग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब स्पीडो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आ गई, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां आ गई। उन्होंने क्या किया, जो आपके 3 दिन का सफर था वो आपको 2 घंटों में करवाना स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, अब आप कहें नहीं सर वो पिछला ही ठीक है घोड़े वाला हले भी, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनाब आला आप वक्त की जरूरत के मुताबिक चल रहे हैं। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप डिजिटल फील्ड कर लें या कोई भी फील्ड कर लें, आप तलवार से जंग नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली अब आपने गैजेट से लड़नी है क्योंकि हर बंदा अर्निंग करना चाहता है। स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं। अब डिजिटल ने आप सबको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप यूट्यूब का दौर है, आज कुछ भी सीखना चाहें सच्चे आप सीख लेंगे। मैंने बड़ी स्टोरी सुनी है, भी जरूरत नहीं सर मैंने बड़ी इतनी स्टोरी सुनी है। अभी सर एक कोट भी करेंगे, गांव का लड़का जो कह लें कि खेती बाड़ी करता था वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो लोग जो सिर्फ सच्चे थे, हमारे पास स्टूडेंट्स में काफी डिवोर्स स्टूडेंट्स आए हैं जिनका आगे कोई फ्यूचर ही नहीं था। उन्हें स्किल्स कराई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड हैं। वो हमें कहते हैं सर जी हमने क्या कर लिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज किया, वक्त की जरूरत को समझा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है हम अपडेशन को अडॉप्ट नहीं करते। आपने जो बात कर दी है यूट्यूब की, जी जी, हम जिस दौर में पढ़े उसमें यूट्यूब नहीं। एग्जैक्टली उसमें आईटी का टीचर भी कोई नहीं था। एग्जैक्टली उसमें हमें प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। तो हमने खुद किया, बेहतरीन एफर्ट की। ऑटोकैड को मैंने 2.1 से स्टार्ट किया और एंड तक में लेके चला। ठीक हो गया। मैं बिगनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ाया भी उसको, बहुत डिफरेंट टूल यूज किए। तो वो सारे खुद की, मेरा कोई टीचर नहीं था। डॉस जो थी, डॉस की हमने सर्जरी कर दी थी उसके साथ इतना हमने खेला कि हार्डवेयर के साथ। तो हैकिंग की जब हम बात करते हैं तो आजकल तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा हो रही है, हमने हार्डवेयर के थ्रू उसको किया। अरे वाह। तो हमने तो सैटेलाइट भी हैक कर लिए थे। अच्छा। तो सारा कुछ हमने खुद तो मैं अब कहता हूं कि अगर उस दौर में ये चीजें होती तो हम पता नहीं क्या कुछ कर लेते लेकिन इस दौर में जी प्लीज, ये इंटरेस्ट असल में चीज है, इंटरेस्ट आपका, और उसके साथ कंफर्ट जोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सर हमें गैजेट्स ने पॉजिटिविटी तो दी है, लेकिन इंतहाई नेगेटिविटी हमें इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया है। आप देखें फूड पांडा ने घर में आके डिलीवरी करनी है, इम्तियाज का ज्यादा सामान है, आपको घर आके डिलीवर होगा। कोई प्रोडक्ट मंगानी है, फिर आप शालमी नहीं आ सकते डीएचए बैठ के, आप क्या करें, शालमी जाना ही है बड़ा मसला। अब मसला है मैंने अपने बच्चों से पूछा जो गुलबर्ग और डीएचए के एरिया में रहते हैं, मैं कहा आप शालमी गए? कह रहे सर नहीं। मैं कहा अंदरून में ये रंगमहल देखा? कह रहे नहीं। यानी कि मुझे खुद गए हुए 20 साल हो गए सर, क्योंकि ये रुझान ही नहीं रहा। क्योंकि कभी हम वहाँ बाबा की कुल्फी जाके बाबा कुल्फी, एग्जैक्टली। तो अब तो रुझान ही खत्म हो गया क्योंकि कंफर्ट जोन बड़ा आ गया। बिल्कुल। अब आप कहते हैं क्लिक के दौर पे डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी, मैं पैसे पे कर दूंगा। कंफर्ट जोन से ज्यादा भी जो इशू है वो ट्रैफिक। अब वहाँ पार्किंग ढूंढना और वहाँ जाके एग्जैक्टली वहाँ पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बड़े आराम से जाया जा सकता था मोटर बाइक गाड़ी पे बड़े आराम से जाया जा सकता था। अब आपके लिए जाना ही प्रॉब्लम है। जाना भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो यूथ है ना, खास तौर पे यूथ वो कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलती। वो कहती है कि सर मैं
9 बजे शाम 6 बजे तो मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ, घर की रोटियां भी पकानी होती हैं, अम्मी की बातें भी सुननी होती हैं, फिर मैं सोना भी होता है, तो यूं तो मैं मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन बड़े लोग ऐसे हैं सर जो सच्चे होके अपने साथ स्टडी को भी लेके चलते हैं और स्किल्स को भी लेके चलते हैं। अगर आप दोनों को नहीं लेके चलेंगे रह जाएंगे। स्किल्स बड़ा जरूरी है, स्किल्स का रुझान बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। अब दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने लगे, प्रैक्टिकल नहीं, किताबी एसईओ ये होती है उन्हें पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन बस डिग्री करवा रहे हैं। अभी लॉन्च हुई है, मुझे पता लगा कि डिग्री करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अभी भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको फिर स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा। स्किल तो बहुत जरूरी है। मैं जैसे कहा था 4 साल पहले मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में सेमिनार देता रहा हूँ, तो मेरा फोकस एक यही होता था, कोई एक स्किल लाजमी सीखें। अब बगैर स्किल के आगे नहीं चल सकता इंसान के चले। एग्जैक्टली। मैं इंजीनियर हूँ, तो जब मैं इंजीनियर बना था तो तब भी यही था कि इंजीनियरिंग में किसी एक फील्ड में आपको अपनी कमांड लेनी, उसके बाद फिर अदर्स। तो जब तक आप स्किल नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्किल बहुत जरूरी है, किसी एक फील्ड में आपको स्किल मस्ट है। वो एक कोटेशन है कि महंगे बनो तो महंगे बिको। अगर आपके अंदर वही पुराना डाटा है या वही अगर आप डिग्री पे रिलाई कर रहे हैं, कहते हैं कि सर हमने वो जो 10 साल पहले कोर्स किया था उसी की बेस पे चल रहे हैं, तो आप आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते आज के दौर में। नोकिया वाला हिसाब होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप कहेंगे वक्त के साथ चेंज हो, प्रेजेंट क्या हो रहा है उसके मुताबिक क्या हो रहा है, तो आप फिर अर्निंग भी करते हैं और लाइफ को सेटल भी करते हैं। मैं पाइथन की बात करता हूँ, 20 साल से पाइथन नंबर 1 चल रही है। पाकिस्तान में अभी भी यूनिवर्सिटीज में पाइथन नहीं पढ़ाई जा रही। आईओटी में स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई है, वहां पढ़ाई जा रही, लेकिन जनरली और हमारे हमसाये में इंडिया में स्कूलों में पढ़ाई जा रही। तो जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। अभी भी हम मैट्रिक और आईसीएस के स्टूडेंट्स जो और उनको क्या करवा रहे हैं, हमारा आउटडेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आउटडेटेड चीजें करवा रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर वाला है, इंटर को मैट्रिक को भी छोड़ें आप बीएस में आए, ठीक है। पहले सेमेस्टर में क्या हो रहा है, बच्चा तो पढ़ने गया था कंप्यूटर, इस्लामिया का भी सब्जेक्ट आ गया, मुताले पाकिस्तान का भी, इंग्लिश का भी। कंप्यूटर का कौन सा सब्जेक्ट है एक, अच्छा वो भी बेचारा सीख रहा है और प्रैक्टिकल है ही नहीं। टीचर आया थ्योरी से पढ़ाया और चला गया। नहीं प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि नहीं है। उस हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम ऐसे ही है। अदरवाइज जो हमने करिकुलम एचईसी में डिजाइन किया है वह उसमें 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरेटिकल है। मगर अब वो यूनिवर्सिटी में वो क्लास में पढ़ाते हैं, जबकि वो क्लास में नहीं लैब में होना चाहिए। यही मैटर है। और वहां पे उनको प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। वो प्रॉब्लम आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और वो इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज की बात की कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में लोड उस पे स्टूडेंट पे कम डाला जाता है ताकि, क्योंकि स्टूडेंट आपका रट्टे का आदी होता है। Exactly. ऐसे ही है। आप ये देख लेना कि एफएससी का आपका सिस्टम अभी तक रट्टे वाला है। ऐसे ही है। वो जब वो ये लेवल का डिफरेंट है, वो कंसेप्ट बेस है, एफएससी वाला रट्टे वाला। अब रट्टे से जब इस सिस्टम में आता है तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। हम काफी प्रोफेसर्स बैठे थे, इस पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई कि शुरू में अगर ज्यादा सब्जेक्ट देंगे तो उसका क्या नेट रिजल्ट आएगा। तो एट द ईज रखना है कि टेक्निकल हम एक सब्जेक्ट दें, फिर दूसरे में 2 करें, आस्ता आस्ता पढ़ाएं लोड सर। लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में। मगर उसमें वो बच्चे को जाता है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी जाता है, वो देखता है कि यार बस थ्योरी चल रही है और आया टीचर और पढ़ा के चला गया। अब इसमें बच्चे की भी मिस्टेक्स भी हैं कि वो खुद सीखने के लिए मादे नहीं है कि यार मैं उसको अगर टीचर ने पढ़ा दिया है तो मैं आगे भी खुद ही पढ़ लूं। वो कहता है मुझे टीचर ने अगर ये पढ़ाया ना तो मैं, यही कंसेप्ट तो गलत है। इसलिए तो मैंने कहा कि हमारे पास टीचर नहीं था, हमने खुद सारी प्रोग्रामिंग सीखी। अभी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की, तो ये पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल। हमें ये यूनिवर्सिटी लेवल पे काम नहीं करना, हमें ये सर 8वीं 9वीं मैट्रिक का काम है। बिल्कुल, मैं वही बात कर सर। मैं आपको बिलीव करने को, आप इस चीज को बिलीव करेंगे, आप एग्री भी करेंगे कि हमारे करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने 9-10 किस लिए पढ़ी बायो में, क्योंकि सर उसमें कंप्यूटर का टीचर ही नहीं था। टीचर कहते कि बायो। अब ये जो आपने बात की ना टीचर वाली, यही इशू आता है। अब लोग क्या, अब यूनिवर्सिटियों में पाइथन पढ़ाने वाला नहीं है तो स्कूल लेवल पे कहां से आए? देखें, बेसिकली आपको ग्रास रूट लेवल पे जब जाना है तो उसकी पूरी प्लानिंग करनी है। आपने ये देखना है
कि पूरे पाकिस्तान में 9th 10th 11th 12th में अगर आपने ग्रेड में ये कंप्यूटर पाइथन पढ़ानी है तो कितने टीचर चाहिए, कितने टीचर एग्जैक्टली उस पे होमवर्क करके तो उतने टीचर को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब आप कर सकते। बिल्कुल। तो आपके पास तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी नहीं है, तो इस लेवल ये पे पूरा प्रोसेस है, और सर ये 1-2 सालों में बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। बिल्कुल। अगर आप आज से स्टेप लेंगे तो फिर जाके अगले 10-20 साल में आपकी यूथ सिक्योर होगी। अब इसके ऊपर बड़े लोगों ने भी, यूट्यूब पे आए आप, यूट्यूब भी यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्तेमाल होती है। यूट्यूब पे बड़े लोगों ने कॉन्सेप्ट तजवीज कर दिया कि भाई डिग्रीज से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आओ, या अपने रटे के कॉन्सेप्ट को बदलो। बड़े लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि वो जो आपकी एजुकेशन सिस्टम 8-9 की है, 10th 11 में आए आप, जरा क्या पढ़ रहे हैं, रैम रोम। सर जो बंदा यूनिवर्सिटी में आके 10 11 में आके रैम रोम पढ़ रहा है, ये जरूरत है उसे? हालांकि अपडेट होना चाहिए, 5 से पढ़ता आ रहा है बच्चा, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आके उसे स्टार्ट कराते हैं, ये होता है। तो आप पुराने नॉलेज के साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, और उसके साथ अगर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है तो आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। आपको करियर काउंसलिंग पढ़ानी पड़ेगी। बच्चा कहता है टीचर ही कोई नहीं, बच्चा कहता है हम मुतासिर ही नहीं हो सकते किसी से, क्योंकि वो टीचर इंस्पायर ही नहीं करता उसे। तो यहाँ पर टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आपको अच्छे टीचर प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा, क्योंकि मेरा कल का प्रोग्राम इसी पे था टीचर के ऊपर, ये ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। क्योंकि मैं जब 4 साल पहले टीचिंग में आया ना, तो मैंने इसे सब्जेक्ट पढ़ा, टीचर से ट्रेनर, ठीक है। तो मैंने इस चीज को बड़ा गैप देखा कि भाई अगर आपने टीचिंग करनी है ना, तो सिर्फ किताब पढ़ा के नहीं आप कर सकते, आपको इंस्पायरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, अपने उस्ताद इकराम को फॉलो किया, वो किस तरह से लेके चलते हैं, बच्चों से गपशप, तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप ये गैप फिल नहीं करेंगे तो जनाब आला फिर वही कॉन्सेप्ट है कि बच्चा आएगा, किताब खोलेगा, वालेकुम अस्सलाम, वो सिर्फ क्लासरूम तक इज्जत करेगा, उसके बाद वो आपको पहचानेगा ही नहीं। रिस्पेक्ट टीचर की बहुत जरूरी है। और अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, तो आप दोनों से हम इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, अली रज़ा आपका भी। आपका शुक्रिया सर। और होता यही है कि जब डिस्कशन पीक पे पहुंचती टाइम खत्म हो जाता है। एनीहो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एंड पे सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बेहतर करने, एक टारगेट सेट करके उस पर जब तक हम काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देख रहे हैं? कोविड के बाद बूम सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया, शटर डाउन थे हर एक के, बिल्कुल, और बिजनेस को ग्रोथ चाहिए थी, और उसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हुई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। देखिए, मार्केटिंग पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज के दौर में इंसान के पास रोटी घर है या नहीं है, लेकिन एक गैजेट जरूर है। अब लोग इश्तेहारों पे पैसे खर्च करना अच्छा नहीं समझते। इश्तेहार पे जब आप अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है, उससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगाना पड़ता है। गैजेट ने आपको पूरा बांध लिया, दूसरों के बगैर रह लेंगे, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। उसे पता है आपको कब क्या देखना है।